ओके, तो ये हमारा आर्टिकल है न्यूक्लियर रिएक्शन मेथड। दो मेथड आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं न्यूक्लियर का मास कैलकुलेट करने के लिए। पहला मेथड था स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए, जिसमें आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट ट्रैक्स का रेडियाई जो है उससे आप मास कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को, यानी आप दो न्यूक्लियाई लेते हैं, तो पेज के लेफ्ट साइड पे ये मेथड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपने दो एग्जांपल्स की थी। मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला था और मास ऑफ नाइट्रोजन निकाला था, नाइट्रोजन 14। तो ये मास डबलेट मेथड था। तीसरा मेथड है मास निकालने का, न्यूक्लियर रिएक्शन मेथड इसको कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन मेथड में ये होता है कि आप अनस्टेबल न्यूक्लिया जो होते हैं उनको बम्बार्ड करवाते हैं किसी बड़े न्यूक्लियस एज अ टारगेट के ऊपर। तो फर्ज करें आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, नाइट्रोजन है या इस तरह का कोई बड़ा न्यूक्लियस है, तो उसके ऊपर आप टारगेट छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स जो हैं वो बम्बार्ड करवाते हैं, और उसके नतीजे में फर्ज करें वहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर एक आपने प्लेट बनाई हुई है जिसके अंदर नाइट्रोजन है या यूरेनियम है या टंगस्टन है या कोई इस तरह की चीज़ है, गोल्ड है, इस तरह की चीज़ है। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन जो है वो बम्बार्ड किया है, उसके ऊपर से स्ट्राइक किया है। तो वो जब उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे वो डिफरेंट रिएक्शंस कर सकता है। वो मसलन जाके किसी इलेक्ट्रॉन को टक्कर लगा के उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, या न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वहाँ से प्रोटॉन निकाल देगा, या हो सकता है वहाँ से अल्फा पार्टिकल निकाल दे। तो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे एक आधी चीज़ वहाँ से न्यूक्लियस में से, टारगेट में से निकलेगी, प्लस आपका टारगेट जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगी। तो जो टारगेट न्यूक्लियस में चेंजेस आती हैं उसके बाद उसको वाई कह देते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है स्मॉल एक्स, ये आपका टारगेट है, सॉरी प्रोजेक्टाइल है जो आपने पार्टिकल चूज किया हुआ है बम्बार्ड करने के लिए। कैपिटल एक्स वो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही है, टारगेट है। इस रिएक्शन के नतीजे में जो पार्टिकल नॉकआउट हुआ, आउटगोइंग पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल है, वो स्मॉल वाई है। और कैपिटल वाई जो है वो रिकॉइल्ड न्यूक्लियस है, यानी आपका जो टारगेट था वो अब चेंज होके वाई बन चुका हुआ है। ठीक है जी, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज करके मैं मास निकालना चाहता हूँ। फर्ज करें कि मुझे स्मॉल पार्टिकल, चूंकि मैंने खुद बम्बार्ड किया था, इसका मास मुझे मालूम है, टारगेट का मास मालूम है। आउटगोइंग पार्टिकल भी नाउन होते हैं, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का मास, ये नाउन होते हैं। और वाई जो है, यानी आपका एक्स चूंकि वाई में चेंज हो गया, तो ये जो वाई है नया न्यूक्लियस, इसका मास अब हमने मालूम करना है कि ये क्या इसका मास होगा। तो इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ जो टेक्निक अप्लाई करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी हम ये कहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसके रिएक्टेंट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और उसके प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी इक्वल नहीं होती। अब एक चीज और आपने जेन में रखनी है कि जब यहाँ पर एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको रिलेटिविस्टिकली देखेंगे, क्योंकि हमने स्पेशल रिलेटिविटी में ये चीज देखी थी कि अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एनर्जी होती है जो कि उसके मास की वजह से है, जिसको आप रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं, और वो एम सी स्क्वायर होती है। तो लिहाजा इन चारों पार्टिकल्स की रेस्ट मास एनर्जी भी होगी, प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर कोई चीज रेस्ट पर रहेगी तो उसकी सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो चूंकि आपने अपना जो एक्स है टारगेट, इसको आपने फिक्स किया हुआ था, ये रेस्ट पे था, लिहाजा इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी होगी। ये जो स्मॉल एक्स था, ये चूंकि बम्बार्ड किया गया है, लिहाजा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसकी रेस्ट मास एनर्जी भी होगी। आउटगोइंग पार्टिकल चूंकि मूव कर रहा है तो लिहाजा इसकी भी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रेस्ट मास एनर्जी भी होगी। और सिमिलरली जो आपका वाई है, इसकी भी रेस्ट मास एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप पुट करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी, नेक्स्ट पेज पे ये। तो ई स्मॉल एक्स प्लस ई लार्ज ई न्यूक्लियस प्लस ई स्मॉल वाई प्लस ई न्यूक्लियस वाई। अब आप
इनकमिंग पार्टिकल की टोटल एनर्जी लिखेंगे तो क्या आएगा, रेस्ट मास एनर्जी mx² प्लस काइनेटिक एनर्जी Tx। फिर एक्स न्यूक्लियस जो है, क्योंकि वो टारगेट फिक्स था, लिहाजा उसके लिए आप Tx को 0 पुट कर देंगे और सिर्फ ये वाली एनर्जी उसकी लिखेंगे mx² राइट हैंड साइड पे EY को आप लिखेंगे my(c²) प्लस Ty, यानी रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और फिर न्यूक्लियस के लिए y के लिए लिखेंगे my(c²) प्लस Ty, यानी रेस्ट मास और काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें सिर्फ Tx वाला कंपोनेंट 0 होगा, बाकी आपके यहाँ पर बचेगा Tx ये काइनेटिक एनर्जी स्मॉल x वाली, T स्मॉल y और T लार्ज y, इन तीनों को आप सेपरेट कर दें और मासेस वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर दें। तो यहाँ पे देखें फाइनल रिजल्ट जो है उसमें T कैपिटल Y प्लस T स्मॉल y माइनस T स्मॉल x इज इक्वल टू, ये सारे मैसेज आ गए हैं, M स्मॉल x प्लस M लार्ज x माइनस M स्मॉल y माइनस M लार्ज y मल्टीप्लाई बाय c²। तो यहाँ जो राइट हैंड साइड पे चीज लिखी हुई है ये क्या बता रही है आपको, Ty कैपिटल प्लस Ty स्मॉल, ये क्या बता रहा है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बता रहा है ऑफ दी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में दो चीजें बनी थी, एक स्मॉल y और एक कैपिटल Y। स्मॉल y और कैपिटल Y जो है इनको मिलाकर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलती है रिएक्टेंट्स की, सॉरी प्रोडक्ट्स की। उसमें से माइनस कर दी है आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स सिर्फ एक चीज थी जो कि मूव कर रही थी, हमारा प्रोजेक्टाइल। टारगेट तो मूव नहीं कर रहा था रिएक्टेंट्स में। तो आपको यहाँ पर जो राइट हैंड साइड नजर आ रही है ये बेसिकली है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसके डिफरेंस का एक नाम रखा हुआ है जिसको कहते हैं क्यू वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद कर लेना है, क्यू वैल्यू। तो डेफिनेशन ऑफ क्यू वैल्यू क्या है, द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। और यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो आपको बता रही है। अब आगे इसने इसकी कोई मिसाल की हुई है, एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है। तो फर्ज करें नाइट्रोजन 12 जो है आइसोटोप, उसका मास कैलकुलेट करना है। अब आपको नीचे उसने रिएक्शन भी दे दिया हुआ है कि रिएक्शन आपने ये वाला यूज करना है, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू नाइट्रोजन 12 प्लस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन H3 ट्रिटियम। अब इसमें आप देखें, क्योंकि आपने नाइट्रोजन 12 का मास मालूम करना है, तो लिहाजा 1, 2 और 3, इन तीन चीज़ों के मास आपको पहले पता होने चाहिए। तो नाइट्रोजन 14 का मास अभी आपने मास डबलेट मेथड वाले आर्टिकल में आपने नाइट्रोजन 14 का मास निकाला था मास डबलेट मेथड को यूज करके, जो सेकंड एग्जांपल थी। तो ये वहां से आप यूज करेंगे, ये लिखा भी हुआ है नीचे। हाइड्रोजन का मास वही है जो प्रोटॉन का मास होता है H1 का, तो वो आप ये लिख लेंगे यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में। ट्रिटियम का मास भी आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ट्रिटियम का मास मिल जाता है, H3 आ जाएगा। तो ये तीनों मैसेज आपको गिवन है। C² की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए, C² जो होता है ये इक्वल होता है 931.5 MeV के। तो ये भी आपने याद रखना है, C² को आपने यानी mc² वाली जो वैल्यू होती है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करना होता है। क्यू वैल्यू जो है ये आपको गिवन है, ये उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी कि जी क्यू वैल्यू ये वाली यूज करनी है, -22.1355 MeV। जस्ट आप इक्वेशन बनाएंगे कैसे कि मास ऑफ नाइट्रोजन 12 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ N14 माइनस मास ऑफ, क्योंकि इसका मास उधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर माइनस इसमें क्या आएगी, क्यू वैल्यू आ जाएगी। यानी इस इक्वेशन को ही आपने यूज करना है। याद रखें ये स्मॉल h1 जो है ये स्मॉल x है, N14 यहाँ पर कैपिटल X है, H3 यहाँ पर स्मॉल y है और N12 यहाँ पर कैपिटल Y है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पुट कर दें, उससे आपको यहाँ पर नाइट्रोजन 12 का मास मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप को कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हो तो आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि मैंने बताया आपने करना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का, जो कि अगर आप क्रेन की बुक देखें तो आर्टिकल 3.3 है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत अहम आर्टिकल है, इसको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो पहले एक चीज डिफाइन करते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है?
आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। आप फर्ज करें आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप मुझे कहें कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला जाए हीलियम का, तो मैंने मास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, हीलियम का मास निकाल लिया। अब मेरा ज़हन ये कहता है कि न्यूक्लियस का जो टोटल मास होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 2 प्रोटॉन्स के मास के प्लस 2 न्यूट्रॉन्स के मास के। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इसके, जो इसके अंदर चीज़ें हैं, अज्जा हैं, उनका टोटल मास करें तो वो बराबर होना चाहिए न्यूक्लियस के मास के। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली नहीं होता। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता ये चलता है कि न्यूक्लियस का जो टोटल मास आता है वो सम ऑफ दी मैसेज ऑफ न्यूक्लियन से कम होता है। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन चारों को अलग अलग, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इन चारों का मास जमा करें तो ये ज्यादा होगा। लेकिन जब इन चारों को इकट्ठा करके न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस के बनते ही ये मास कम हो जाएगा। तो चूंकि मास इनिशियली और फाइनली इक्वल नहीं है तो इस चीज को कहा जाता है मास डिफेक्ट। तो इसके लिए आप इक्वेशन में भी लिख सकते हैं इस चीज को कि फर्ज करें एम न्यूक्लियस जो है ये वो मास है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, और जेड एम पी प्लस एन एम एन ये वो मास है जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है कि जेड प्रोटॉन है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को उनके मास से, न्यूट्रॉन को उनके मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मास ब्रैकेट में निकाला हुआ है थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं आता बल्कि नॉन जीरो आता है, और इसको हम कहते हैं ये डेल्टा एम मास इफेक्ट, मास डिफेक्ट है। तो इधर से आप एम न्यूक्लियस की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। अब एम न्यूक्लियस को इस तरह भी डिफाइन करते हैं। एम न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक एटम है जिसमें ए और जेड जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका एक न्यूक्लियस है जिसका मास ए है, तो एटॉमिक मास है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का मास निकाल दें, यानी इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम में से निकाल दें, तो पीछे न्यूक्लियस का मास बचता है। तो इक्वेशन 2 में वो न्यूक्लियस मास लिखा हुआ है। ये न्यूक्लियस मास अगर इक्वेशन 1 में इस्तेमाल कर लें तो आपका डेल्टा एम जो है फाइनली इस फॉर्म के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जेड के साथ मल्टीप्लाई किया है एम पी प्लस एम ई। अब एम पी क्या होता है, प्रोटॉन्स, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये एटम का मास बनेगा, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिखी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे ये न्यूट्रॉन्स का मास लिखा हुआ है और ये टोटल एटॉमिक। तो ये जो फाइनल इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये एटॉमिक मासेस की फॉर्म में लिखी है। समझ आ गई? ये बात मैंने रात आपसे की थी कि ये न्यूक्लियर मैसेज नहीं है, ये फाइनल जो लिखी हुई है ना इक्वेशन, ये एटॉमिक मैसेज की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें आपने इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्लूड कर लिया है। अब आगे इसने इस एग्जांपल के जरिए मास डिफेक्ट कैलकुलेट भी किया हुआ है। मसलन ड्यूट्रियम को इसने देखा है। ड्यूट्रियम क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो जेड भी 1 है एन भी 1 है। इनके मैसेज भी गिवन है, प्रोटॉन का मैस ये होता है, न्यूट्रॉन का मैस ये होता है। तो आप, और ड्यूट्रियम का जो एक्सपेरिमेंटल मैस है एम, कैपिटल एम, वो ये दिया हुआ है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें तो आप इसको इजीली यहाँ से डेल्टा एम वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये उसने लिखा हुआ है कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मास में डिफेक्ट आ रहा है, डेल्टा एम मिसिंग मास आ रहा है, इसको अगर आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक एनर्जी मिलेगी। ये वो एनर्जी है जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। इसकी रीजन के पीछे भी पूरी एक स्टोरी है, वो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा कि कैसे ये पता चला था। लेकिन आप समझ लें कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसकी जो इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, उसकी एक डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन जो हमें मिली वो यहाँ से मिलती है कि अगर आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का इस्तेमाल देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज बेसिकली दी रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी वहाँ से आइंस्टाइन की वो जो प्रिडिक्शन है वो साबित होती है कि एनर्जी और मास इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा करते वक्त, न्यूक्लियस बनाते वक्त ज़ाया हुआ था, वो ज़ाया शुदा मास बेसिकली एनर्जी की शक्ल में निकलता है। इसका मतलब वही एनर्जी अगर वापस दे दी जाए न्यूक्लियस को तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह फिर अलग हो जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी को दोनों तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब न्यूक्लियस बन रहा होता है तो उस वक्त जो एनर्जी खारिज होती है उसको, या न्यूक्लियस बना हुआ है और अब आप उसको एनर्जी दे के तोड़ना चाहते हैं,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को अलग-अलग करना चाहते हैं, तो दोनों केसेस में जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या जो एनर्जी खारिज होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और ये आप कैसे निकालते हैं? पहले आप मास डिफेक्ट निकालेंगे, और यानी थ्योरेटिकल मास को एक्सपेरिमेंटल मास से माइनस करके, और फिर उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट दी बाइंडिंग एनर्जी। तो ऊपर जो आपने मास डिफेक्ट निकाला होगा, उसी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो ड्यूट्रियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मिल जाएगी, वो होती है 2.22 MeV। इसमें सी स्क्वायर देखें आपने यूज किया हुआ है 931.5 MeV, इसको याद रखना है। तो जिस तरह ड्यूट्रियम की निकाली है, इसी तरह हीलियम की भी निकाल सकते हैं। इसी तरह तमाम पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जीज आप निकालते रहते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद जस्ट दो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अभी मैंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस को मिल जाए तो उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग-अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसने अलग-अलग सेपरेशन एनर्जीज भी डिफाइन की है। न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी मतलब ये कि अगर सिर्फ न्यूट्रॉन को सेपरेट करना हो न्यूक्लियस में से, तो उसके लिए क्या एनर्जी चाहिए होगी। तो आप क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस लेंगे जिसमें n न्यूट्रॉन होंगे और उसका मास a है। जब आप उसमें से एक न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो उसके न्यूट्रॉन नंबर को लिखेंगे n-1, तो उसका मास भी एक कम हो जाएगा a-1। इन दोनों की एनर्जी में जो फर्क होगा, डिफरेंस होगा, उसको कहेंगे सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने वैल्यू पुट कर दी है किसकी, पूरे न्यूक्लियस की, यानी ए जेड की और a-1 z-1 की। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, जो फार्मूला पीछे आपने पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी का, तो फाइनली आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आप प्रोटॉन के लिए भी सेपरेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ये कौन सी एनर्जी होगी कि अगर किसी न्यूक्लियस में से सिर्फ प्रोटॉन निकालना हो, रिमूव करना हो। अब फर्ज करें आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास a है और z प्रोटॉन है। तो जब आप एक प्रोटॉन निकालेंगे तो उसका चार्ज रह जाएगा z-1 और मास रह जाएगा a-1। तो ये नया न्यूक्लियस आ जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से इसकी बाइंडिंग एनर्जी को निकाल देंगे। इनिशियल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में से फाइनल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, तो ये जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी दी सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटॉन। तो अगेन आप उनकी वैल्यूज पुट करें यूजिंग दी फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी, a-1 z-1 n इसके लिए यूज करना है और a z n इसके लिए यूज करना है। पुट ऑल दी वैल्यूज, यू विल गेट दिस फाइनल रिजल्ट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के लिए आप ये काम कर सकते हैं। गिवन न्यूक्लियाई आपको दिया होगा, उसका मास नंबर, चार्ज नंबर, न्यूट्रॉन नंबर आप पुट करेंगे, मास पुट करेंगे एक्सपेरिमेंटल, एंड यू विल गेट दी सेपरेशन एनर्जीज। फॉर एग्जांपल यहाँ इसने मिसाल दी हुई है कि यहाँ अगर ऑक्सीजन 17 वाली ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं 16, 17 वाले, तो अगर 17 वाली ऑक्सीजन लें तो उसमें जो प्रोटॉन को निकालने की एनर्जी चाहिए वो है 13.78 MeV और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 4 MeV। तो आप नोट कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन को यहाँ पर कम एनर्जी लग रही है निकालने के लिए, प्रोटॉन मुश्किल से निकल रहा है। लेकिन वही ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप लेते हैं तो वहाँ प्रोटॉन की और निकालने की एनर्जी है 12.13 MeV और न्यूट्रॉन के लिए है 15.6 MeV। तो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा मुश्किल से निकल रहा है और प्रोटॉन आसानी से निकल रहा है। तो ये कोई रूल नहीं है कि जी कौन सा पार्टिकल आसानी से निकलेगा, कौन सा मुश्किल से निकलेगा। तो डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कोई थ्योरी नहीं इसकी हम बना पाए कि ये कौन सा मुश्किल से निकलता है, कौन सा आसानी से, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये डिफरेंट न्यूक्लियर पे डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आज हम इसको रख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की कर्व है। हाँ, ये जो चीज़ है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सिंपली आप जस्ट मैथ से डिवाइड कर देंगे। जो बाइंडिंग एनर्जी आप निकालेंगे ईबी, उसको ए से डिवाइड कर दें तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। आगे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ये आप लोगों ने अब खुद एक दफा इनको कर लेना है। क्वेश्चन 7 है बुक का, एग्जांपल है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का डिफरेंस बाइंडिंग एनर्जी का निकाल पूछा हुआ है उसने। तो पहले ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें, फिर नाइट्रोजन की निकाल लें, वैल्यू सारी दी होती हैं और इनका डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन 9 भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेट द टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम। तो इसके 4 पार्ट्स हैं ABCD। लिथियम के लिए करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और फिर इसको ए पे डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी।
फिर ये नियॉन के लिए है, ये फेरस के लिए है। अच्छा, और एक डी पार्ट भी होगा जो हम्म, हाँ ये डी पार्ट होगा, ये यूरेनियम के लिए है। तो यहाँ तक आप कर लें इसको। इसके बाद ये नेक्स्ट एक कर्व आ रही है जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास कर्व है, यानी एनर्जी वर्सेस मास कर्व है। इसको फिर हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एग्जांपल्स वगैरह जो इसने सॉल्व की हुई हैं, इनको अपने हाथ से एक दफ़ा करके देख लें। यहीं तक हमारा न्यूक्लियर का आज का लेक्चर होगा।